बहाल हुआ सिंगू बॉर्डर, वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। फिलहाल छोटे वाहनों को जाने की इजाजत, किसान आंदोलन के चलते बंद था हाईवे। हिमाचल विधानसभा के आखिरी दिन भी हंगामा, सीएम के सदन में पहुंचने पर विपक्ष ने की हुटिंग। 2 दिन के काशी दौरे पर थे जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री बोले बाकायदा बताकर गया था वाराणसी। भर्ती में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा, कुमारी सैलजा ने बताया घोटालों की सरकार। तो रणदीप सुरजेवाला बोले अपराधियों को पकड़ने के बजाय किया जा रहा है एयरलिफ्ट। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस का सिपाही मास्टरमाइंड रॉबिन गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, उज्बेकिस्तान की रहने वाली 2 युवतियां गिरफ्तार, होटल मैनेजर को भी लिया गया हिरासत में। पानीपत के समालखा में 2 दिन से लापता बच्ची का मिला शव, मनाना गांव के पावर हाउस के पास मिली बच्ची की लाश, परिजनों ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से किया इनकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सिंगू बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही के लिए एक बार फिर से यहां पर खोल दिया गया है। फिलहाल छोटे वाहनों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर 1 साल से ज्यादा वक्त से बंद था और अब जब किसान आंदोलन स्थगित हो गया है और किसान वापस अपने घर लौट चुके हैं तो बॉर्डर को भी खोल दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कल तक यहाँ पर किसानों का जमावड़ा था, कुछ वक्त पहले तक यहाँ पर किसानों का जमावड़ा था, लेकिन अब जो है किसान अपने घर वापस लौट चुके हैं और ऐसे में सिंगू बॉर्डर को भी खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। 3 कृषि कानून लागू हुए, पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल बजा और उसके बाद किसान दिल्ली की सीमाओं की तरफ चल पड़े और किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर रुक गए और 26 जनवरी को दिल्ली में गए किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं, यही कुंडली सिंगू बॉर्डर पर एक भारी भरकम दीवार बना दी गई ताकि किसान दिल्ली ना जा सकें। लेकिन अब किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है और किसान अपने घर लौट गए हैं। तो आज फिलहाल इस रोड से को खोल दिया गया कुंडली सिंगू बॉर्डर के और सिर्फ लाइट व्हीकल के लिए खोला गया। दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के जवान हैं और लगातार यहां से आम जनता भी आ जा रही है और सिर्फ छोटी वाहनों के लिए इस रोड को खोला गया है, क्योंकि सोनीपत डीसी ने जानकारी दी है कि NHAI ने 48 घंटे में जो रिपेयरिंग का काम था वो पूरा नहीं कर पाई है। भारी व्हीकलों को अभी 2-3 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ही यहाँ से आ जा पाएंगे। फिलहाल आम जनता के लिए राहत की खबर ये है कि दिल्ली आने जाने वाले जो इधर उधर परेशान हो रहे थे, अब उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि बाहरी व्हीकलों के लिए यह रोड कब तक खुलता है और NHAI रिपेयरिंग का काम कब तक पूरा करती है। सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर से नितिनान तिल, न्यूज 18। खबर हिमाचल से है। हिमाचल की राजस्व प्राप्ति 2019 और 20 में इससे पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 204 करोड़ रुपए कम रही है। विधानसभा में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुल सरकार की जो राजस्व की प्राप्ति है उसमें 2019 और 2020 में 30 करोड़ 745 रही है, जो इससे पहले वित्त वर्ष 2018 और 19 में 30 करोड़ 950 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन पटल पर रखी। इसमें यह कहा गया कि वित्त वर्ष 2018 और 2019 के मुकाबले देखा जाए तो राजस्व 204 करोड़ 92 लाख कम है। हिमाचल प्रदेश की कोविड की स्थिति एक अलग तरह की स्थिति है और कैग की रिपोर्ट आमतौर पर आज से पहले भी आती रही तो उसमें इस बात का जिक्र सदैव ही होता रहा है कि आय से ज़्यादा खर्चा हो रहा है।
आय के संसाधन खड़े करिए। इस बात का सुझाव उनकी ओर से आता है, तो अब की बार भी आया है, निश्चित रूप से आया है और इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार ही इसके लिए दोषी है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हालात जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उन लोगों के कारण ये स्थिति बनी है। जब ये हिमाचल प्रदेश 4 वर्ष पहले हमने यहाँ पर नेतृत्व की दृष्टि से संभाला था, तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो ऋण की दृष्टि से तो कहाँ पहुँच गए थे, इस बात को लेकर के मुझे उन आंकड़ों में जाऊंगा मैं तो वो सारी चीज़ें वो उनको परेशान करने वाली हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में हालात ठीक हों, कोविड के दौर से अगर हम बाहर निकलें, तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल में निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि संभावना अभी तक भी है कि हम अपनी आर्थिकी को सुधारने की स्थिति में बढ़ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है कैग की और ये जो है 19-20 की रिपोर्ट है, और लेकिन सरकार तो यहाँ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही काम कर रही थी। तो जैसे आपने कहा कि आमदनी जो है कम हो रही है, आमदनी चवन्नी, ये तो आप कह रहे हैं। अच्छा, खर्चा रुपया, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और उसका खुलासा यहाँ पे आया है कि इवन FRBM एक्ट जो है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट हमने 2005 में पास किया था, जिसके तहत कर्जे लिए जाते थे, उन सीमाओं को भी पार करके ये कर्जे इन्होंने लिए हैं। तो आप कर्जों की बैसाखियों पे हिमाचल को चलाते जा रहे हो, लगातार कर्जे लेते जा रहे हो, और जो आपको सीमाएं निर्धारित किए हैं उनको भी आप तोड़ रहे हो। धर्मशाला में चल रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में खासा हंगामा देखने को मिला। सदन में सीएम के पहुंचने पर जमकर हूटिंग की गई। आपको बता दें कि सीएम सोमवार और मंगलवार को 2 दिन के काशी दौरे पर थे। सीएम ने कांग्रेस के सवालों पर कहा कि वो विपक्ष के नेता को बताकर ही गए थे, ये उनकी गलती नहीं, उन्होंने पार्टी के नेताओं को नहीं बताया है। वहीं सरकारी संपत्तियों को कम दाम में बेचने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि सब जानते हैं किसने कम दाम पर सूबे की संपत्तियों को बेच डाला। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी, और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही? सरकार की, मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी, और उसमें से क्या हासिल हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं, और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते, लेकिन तब तक के लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं। खबर हरियाणा से है। हरियाणा कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी और जेजेपी की सरकार को घोटाले की सरकार बताया है। कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि भर्ती में हर तरीके से घोटाला हुआ है, जिस पर पर्दा डालने का काम हुआ है, और अपराधियों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वैसे ये सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार माहिर है लीपापोती करने में। जब से इनकी सरकार बनी है 7 साल से आप देख रहे हैं, और खास तौर से पिछले 2 साल से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। दलालों का साथ और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश, अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपापोती कर नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते।
17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है हम सबका। खट्टर सरकार अपराधियों की जांच की बजाय उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के सिपाही रॉबिन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रॉबिन ही इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रॉबिन खुद भी 2009 में फर्जी तरीके से ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके बाद साल 2012 से इसने पूरे देश भर में अपने इस गोरख धंधे को फैलाया और अभी तक कहा यह जा रहा है कि ये 1000 के लगभग युवाओं को इसी तरीके से नौकरी पर लगवा भी चुका है। हरियाणा पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इसमें हमने कल एक इन्फॉर्मेशन पे रॉबिन जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामली गांव का यहीं का रहने वाला है, जिस पे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है और जिसने काफ़ी पेपर्स करा रखे हैं, अपनी बहुत सारी लैब्स हैं, जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है। और खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर एक जेल सुपरिटेंडेंट के घर पर विजिलेंस की टीम ने रेड की, लेकिन परिवार ने यहां पर 5 घंटे तक दरवाजा ही नहीं खोला, जिसके बाद में वकील की मदद से यहां पर दरवाजे को खुलवाया गया, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट यहां पर घर पर नहीं मिले। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने अनिल कुमार को रिश्वत कांड में यहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और खबर अब पानीपत के समालखा से है, जहां पर गांव मनाना में 2 दिन पहले लापता हुई एक 7 साल की बच्ची का शव गांव के ही पावर हाउस से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। बच्ची के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं। मासूम के परिजन दुष्कर्म की यहां पर आशंका जता रहे हैं। हालांकि इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। वहीं परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी मैं तो ये चाहूँगा जी, जैसे मेरी बेटी को तरपा के मारा ना, उसको भी ऐसे ही तरपा के मारो। बस उसको ऐसी सजा दो कि पूरा भारत देख कर उसने कि हाँ ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा ना हुआ दोबारा। आपको क्या शंका नजर आ रही है? किसने किया हो सकता है ये? बस जी देखो, कोई शंका नहीं, मतलब पता ही फिलहाल तो कोई वो नहीं है जिसको भी डाउट लग रहा था, बस उसने अपना पुलिस ने ले लिया, हिरासत में ले लिया। 12 तारीख को हमने FIR दर्ज कर दी थी और दर्ज करने के बाद में हमारे SHO हमारी पूरी टीम वहाँ खेतों में ढूंढ के कल शाम को 5 बजे इतला मिली कि भी पावर हाउस के पास में वो लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ पर हम मौके पे गए, SP साहब भी मौके पे आए और उसकी जो मृत्यु हो रही है वो ईंट मार के हत्या कर रखी है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पूरी बात क्लियर होगी कि उसकी मौत गला दबाने से हुई या जो चोट लगी उससे हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में ओयो होटल में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 विदेशी युवकों को यहां से गिरफ्तार किया है और होटल मैनेजर को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि गुरुग्राम के सेक्टर 49 में अवैध रूप से कुछ विदेशी युवती रह रही हैं और होटल के अंदर सेक्स रैकेट यहां पर चलाया जा रहा है। इसी के आधार पर यह रेड की गई, जिसके बाद साफ हुआ कि ये विदेशी युवतियां एक सेक्स रैकेट को यहां पर चला रही थी। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 91 के सूर्यनगर में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने 2 युवकों को यहां पर लात घूंसों से मारा। सारी वारदात यहां पर CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग
आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि लात घूंसों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। 2 युवकों के साथ यहाँ पर बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है और फिर ये बदमाश यहाँ से फरार हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित युवकों की ओर से पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े सरेआम किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और उधर पलवल के कुशलीपुर में सीएनजी पंप पर 5 बदमाशों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात पंप में लगे सीसीटीवी में यहां पर कैद हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश युवक को पीट रहे हैं। जिसके हाथ में जो आया उसी ने इस युवक पर उससे हमला कर दिया। हमले में घायल युवक गांव कोंडल का रहने वाला अमर सिंह बताया जा रहा है। अमर पंप पर अपनी कार में सीएनजी भरवाने के लिए गया था। जैसे ही पंप पर उसका सीएनजी भरवाने के लिए नंबर आता है, तभी कार सवार बदमाशों ने उसकी कार के आगे अपनी कार लगा दी और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे उसके साथ यहां पर मारपीट करनी शुरू कर दी। अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन ने दुनिया को डराना अब शुरू कर दिया है। 70 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो इसके अब तक यहां पर 60 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 70 देशों में ओमिक्रॉन पहुंचा। भारत में 60 से ज्यादा मामले। जनवरी फरवरी में बढ़ेगा खतरा। ओमिक्रॉन डराने लगा। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 65 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, तेलंगाना और कर्नाटक में 3-3, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमित ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। हमें डर है थर्ड वेव का, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अनवैक्सीनेटेड हैं, और चौथी बात कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी पुअर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बेवजह नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जनवरी फरवरी में मामले बढ़ने की आशंका जता चुका है। ओमिक्रॉन अब तक 77 देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हो चुकी है। हालांकि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। एक संगीन खतरा जरूर है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिपरेशन तो हमने की थी कोविड की, जब डेल्टा वेव के बाद प्रिपरेशंस पूरी हुई हैं, प्रोजेक्शंस हुई हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तो इस सिचुएशन का स्टॉक भी लिया है, सबसे बात भी की है, और वो भी इसको क्लोजली उनका सुपरविजन चल रहा है। भारत में कोरोना संकट कम तो हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 7000 नए मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। अब ओमिक्रॉन के पांव पसारने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना निर्देशों में जरा सी चूक और लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।